नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा के चुनावी शोर के बीच दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। मणिपुर समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर मतदान हुआ। लेकिन बात करें अगर 2019 की, तो पिछले चुनाव में इन 88 सीटों पर कुल 70.09% मतदान हुआ था और इस बार 64% के आसपास ही मतदान हुआ। तो पिछले बार के मुकाबले काफी कम ये रहा। और इस बार के मतदान में सबसे बड़ी बात यह रही कि मणिपुर में वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। लेकिन बात करें अगर हरियाणा की, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर चल रहा लंबे समय का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 9 में से 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है, जिसके बाद से अन्य पार्टियों के सवालों से कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम सीट में अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव के नाम को लेकर अभी पार्टी में असमंजस की स्थिति बताई जा रही है। लेकिन बात करें अगर टिकटों की, तो अंबाला से मुलाना के विधायक वरुण चौधरी, सिरसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, हिसार से पूर्व सांसद जयप्रकाश, करनाल में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा और साथ ही रोहतक के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह और फरीदाबाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि बीजेपी और अन्य दलों के प्रत्याशियों को कितना टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। और जो फर्जी सूची कांग्रेस प्रत्याशियों की बीते दिनों वायरल हुई थी, उसमें से 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस ने उसी सीट से उतारा है जिसका उस वायरल लिस्ट में नाम था। यह भी कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन दूसरी तरफ सूची जारी होते ही उधर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी तंज कसने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि लिस्ट के साथ कांग्रेस की लड़ाई भी बाहर आ गई है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव की नाराजगी एक बार फिर से सामने आ गई है। कांग्रेस भी लंबे समय तक झूठ बोलती रही है, झूठ बोल करके वोट लेती रही है, परंतु आज गरीब व्यक्ति समझा है। आज आप देख रहे हैं कितने श्रमिक भाई एकत्र आए हैं, इसके अंदर रेडी वाले, बड़ी वाले, सभी गरीब व्यक्ति, गरीब तबका आया है और ये बोल रहा है कि हम जब तक 25 मई तक एक एक वोट निकल जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये गरीब लोगों का कहना है, ये श्रमिक लोगों का कहना है। आज क्योंकि उनके हित में 10 वर्षों में काम हुए हैं, तभी तो ये लोग आगे आकर के मोदी जी को मजबूर। तो एक बार आपको हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम बता दें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं रोहतक से उतारे गए हैं मैदान में। काफी कद्दावर नेता ये कांग्रेस के हैं और इन्हें अब रोहतक से मैदान में उतारा है। वही हरियाणा के उम्मीदवारों में दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल से उतारे गए हैं, यानी मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं हमारे मनोहर लाल, उनके समक्ष सीधे इनको उतारा गया है। एक युवा चेहरा जयप्रकाश को हिसार सीट से उतारा गया है। ये भी अच्छे नेता माने जाते हैं। कितनी टक्कर देंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इन्हें फिलहाल चुनाव मैदान में उतारा गया। कुमारी सैलजा, जैसा कि लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे, सिरसा से इन्हें मैदान में उतारा गया है। और सिरसा से आपको बता दें, अगर बीजेपी की बात करें तो अशोक तंवर पर बीजेपी ने इस बार दांव लगाया है। महेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद से उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से और कृष्णपाल गुर्जर यहां बीजेपी की तरफ से हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे, तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से ये मैदान में उतारे गए हैं कांग्रेस के तरफ से। और लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो चौधरी धर्मवीर सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से इनको उतारा गया है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सोनीपत से इन्हीं को उतारा जाएगा और अब कांग्रेस ने घोषणा करते हुए सोनीपत से इन्हें मैदान में उतारा है। वरुण मुलाना अंबाला से इन्हें उतारा गया है। तो इनके नाम को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस ने क्योंकि प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है, तो अंबाला से इन्हें टिकट दिया गया। यानी बंतो कटारिया के सामने इन्हें सीधे सीधे कांग्रेस मैदान में उतारा गया है। और हिसार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं जयप्रकाश। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें। हिसार से 3 बार ये सांसद रह चुके हैं इससे पहले, और इनकी और भी अगर हिस्ट्री थोड़ा सा हम आपको बताएं तो हिसार सीट से 3 बार विधायक सांसद रह चुके हैं। हिसार लोकसभा से 7 बार चुनाव लड़ने का अनुभव इनके पास है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। 7 बार चुनाव लड़ने का अनुभव इनके पास है। हिसार जिला अध्यक्ष ये रह चुके हैं, साथ ही जिला प्रभारी के तौर पर भी इन्होंने पहले काम किया हुआ है। तो कांग्रेस के नेता ये हैं और अब इन्हें हिसार सीट से चेहरा बनाकर के कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर बात करें
करनाल सीट की। तो करनाल सीट में दिव्यांशु बुद्धि राजा, एक युवा चेहरा उतारा गया है। युवा चेहरा करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी इनको बनाया गया है। सीधे पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, उनके समक्ष इनको उतारा गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी दिव्यांशु बुद्धि राजा, और एनएसयूआई के नेता भी ये पहले रह चुके हैं। दिव्यांशु पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान रह चुके हैं, तो अभी युवा नेता है, युवा चेहरा है। कांग्रेस ने इन पर दाव लगाया है और बड़ी सीट, हॉट सीट करनाल से इनको मैदान में उतारा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और क्या इस चेहरे की हिस्ट्री है वो भी आपको बता रहे हैं कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं। अब बात कर लेते हैं कुमारी शैलजा की। इन्हें सिरसा से टिकट दिया गया, यानी सिरसा से मैदान में कांग्रेस ने इन्हें उतारा है। सिरसा में आपको बता दें 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ये बनी कुमारी शैलजा की। अगर बात करें 1991 में सिरसा के सांसद ये रह चुकी हैं। शिक्षा और संस्कृति मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर भी इन्होंने पहले पदभार संभाला हुआ है, तो कई अहम जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने जो है अपने उम्मीदवार जो उतारे हैं उन सभी की डिटेल हमने आपको दिखाई। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो जुड़ चुके हैं। साथ ही अजय चौधरी जी प्रवक्ता जेजेपी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हांडा जी आज आपसे ही लेना चाहूंगी। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन रिएक्शन भी साथ ही आने शुरू हो गए हैं। चुनाव मैदान में आप बहुत अच्छे से कांग्रेस उतर पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ गुरुग्राम सीट को लेकर के थोड़ा सा हल्ला फिर से हो रहा है कि गुरुग्राम से क्यों नहीं उतारा। ज्योति जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी अपने शेर व शायरी से। धूप का नाम तो बदनाम है, धूप का नाम तो यूं ही बदनाम है गाली, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं, जैसे भाजपा जलते हैं कांग्रेस से, और जेजेपी वाले भी। जलने वाले जलते रहो, जलने वाले जलते रहो, जलना तुम्हारा काम है, हम भी तुम्हें बुझने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा काम है। और एक चीज कहना चाहूंगी साथ में, माना कि तुम्हें भाजपा के लिए खासकर माना कि तुम्हें बहुत बकना आता है, लेकिन अगर औकात से बाहर बकोगे तो याद रखना हमें ठोकना भी आता है। ओके, चलिए तुम्हारी तरह रेंगते नहीं हैं हम, हमारे हौसले की तुलना आसमान से करें। जलने वाले को एक ही सलाह देंगे कि थोड़ा हमसे औकात में रहकर बात करें। तो थैंक यू ज्योति जी, आपको आपने जो बधाई दी, हमें आना ही था। ये तो जो फालतू अब उनके मुंह बंद हो गए होंगे, ताला लग गया होगा, जिप हो गए होंगे उनके माउथ, जो कह रहे थे जिनके पास प्रत्याशी नहीं है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये बातें कैसे कैसे उछालते हैं ये चैनल पर भाजपा वाले, कितना झूठ बोलते हैं, हंसी आती है, लेकिन ये मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ी सी बातें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर हम दरगाह पर जाएं तो हम पाकिस्तानी या हम तुष्टिकरण करते हैं, लेकिन अगर इनके आका जाए प्रधानमंत्री तो वो देश प्रेमी हैं। आजकल दरगाहों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, रोहिला जी को तो दोबारा सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बता दूं बिहार से पंजाब, पंजाब से बिहार, गुजरात से मणिपुर, मणिपुर से गुजरात, आप देखिए हर जगह इनका विरोध हो रहा है। थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको हरियाणा के देती हूँ, थोड़े से मुद्दे भी जरूर गिनाऊंगी मैं। सुभाष बराला का मंत्र उखाड़ फेंका वहाँ के लोकल लोगों ने, हरियाणा की बात कर रही हूँ। रेवाड़ी में भी लोगों ने कहा कि अब आ गए हैं आप एमपी साहब, 5 साल पहले कहाँ थे, तब तो शक्ल क्यों नहीं दिखाई आपने। जींद में भी किसानों ने जमकर वो करी, इनकी रिहत करी और इनको वापस दौड़ाया। पंजाब में भी किसानों ने दौड़ा कर भगाया भाजपा के प्रत्याशियों को। ठीक है, गिरिराज जी को तो उन्होंने काले झंडे ही दिखा दिए, और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो तो मणिपुर से अपनी जान बचा सर पे पांव रख के भागे हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि ये जो बातें करते हैं कि मोदी जी हमारे वो देवतुल्य है, इनका एक तो एक बड़ा अजीब सा इनका एक वो है। लेकिन सुनिए, समय दूंगी आपको, मैं समय दूंगी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, लेकिन उससे पहले एक जवाब और दीजिए। कुछ दिनों पहले एक सूची वायरल हुई थी जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम थे। अब उसमें से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो वही हैं। उस समय बोला गया था कि कोई अराजक तत्व है जिसने इस तरीके की हरकत की, लेकिन अब 5 प्रत्याशी वही हैं और उसी सीट से हैं। आप कहो तो मैं नाम भी गिना दूं, चाहे शैलजा की बात करें, कुमारी शैलजा की, वरुण मुलाना की बात करें, सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, रावदान सिंह की बात करें या महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें। गुरुग्राम में सस्पेंस बना हुआ है, तो क्या कहेंगे उस पर?
मैं आपको हाँ जवाब दे देती हूँ। मैंने पहले कल भी मैंने चैनल पर डिबेट की थी, परसों भी की थी, और मैंने कहा था एक फेक जो है मैंने यूट्यूब पर देखी, एक वीडियो देखी जिसमें था कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिए हैं, जबकि कल रात को डिक्लेयर हुए हमारे 8 जो है। और वैसे भी आप एक वाइल्ड गेस हो सकता है किसी का कि कुछ नाम तो था ही था कि भाई हाँ ये लोग तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो हुड्डा साहब का था, बहन शैलजा का था, और भी जो आप इसको नाम ले रही हैं, लेकिन वो लिस्ट हमने नहीं जारी की थी, वो भाजपाइयों की शरारत थी। तो मतलब आपकी जानकारी लीक हो गई थी या फिर इसको अनुमान बताएं? जानकारी लीक हो गई थी या इसको अनुमान बताएं? नहीं जी, जानकारी को जब हमने दी नहीं तो लीक कैसे हो गई? लीक तो चीज तब होगी ना जब हमने कुछ डिक्लेयर करा होगा। जब कल रात को हुए हैं और यूट्यूब पर जो वीडियो है वो तो मतलब और लोगों के लिए ज्यादा आसान हो गया गैस करना? नहीं नहीं, हम लोग के लिए आसान क्यों हो गया? हम तो बिल्कुल चुप थे इस मामले पर। कोई पूछता था, हम कह रहे थे आला कमान तय करेगा, वो चर्निंग चल रही है ड्यू टू सम रीजन। मतलब कभी खड़गे जी को जाना पड़ जाता है, जैसे बैक टू बैक उनके प्रोग्राम्स भी हैं, और तो इस वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो होना तो था ही था। अब तो उम्मीद है कि भाजपा और जजपा और इनेलो के प्रवक्ता जो है, तब गुरुग्राम को लेकर के अभी कैप्टन जी नाराज चल रहे हैं। कैप्टन जी की नाराजगी पे क्या कहेंगे? कैप्टन जी नाराज चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो अभिनेता है राज बब्बर जी, वो फील्ड में कभी जाते नहीं है, मैंने फील्ड के लिए बहुत काम किया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो ये कि हेमा मालिनी कभी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गई, तो ये बता दूं, उसको बार बार टिकट ये दे रहे हैं क्योंकि हीरोइन है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास 362 आवेदन आए थे एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है जी। तो 362 तो है नहीं चीज आपके पूरे उसमें हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में कह लीजिए आप, तो उसमें से 36.2 आपका पर पार्लियामेंट एरिया पड़ता था। तो करना तो हमने एक था, बाकी 35 नाराज होते हैं तो होना ही था। फिर देखिए ना, क्योंकि जो मैंने कहा था आला कमान तय करेगी वो फाइनल होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तब गुरुग्राम के लिए आवेदन नहीं आए थे क्या? कर देंगे ना। अरे 8 आ गए, आपने बधाई भी दी है ज्योति जी। 8 आ गए। नहीं, उसको लेकर थोड़ा पेज फंसा हुआ है ना, उसको लेकर बयानबाजी हो रही है। विज साहब कह रहे हैं कि लिस्ट के साथ साथ नाराजगी भी सामने आ गई। सुनिए तो हांडा जी सुनिए तो, विज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लिस्ट के साथ ही अंदर की लड़ाई बाहर भी आ गई। नहीं, इनको फालतू बोलने की आदत है, फालतू की बयानबाजी, फालतू की चर्चाएं। विज साहब ने तो ये भी कहा था कि भाजपाइयों ने मुझे मेरी औकात बता दी, वो भी जरा हम बात कर लें इस बारे में भी। और जिन्होंने हटा दिया मोदी का परिवार, उसकी भी बात कर लें हम। लेकिन मुद्दों पर आए हम। चलिए ठीक मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ कि ये जो चीजें हुई हैं, जो मैं कह रही हूँ जहाँ पर जा रहे हैं इनको विरोध करना पड़ रहा है। मुझे 1-1.5 मिनट दीजिएगा, मैं सारा बोल दूंगी। मैं हर मामले पर, हर फ्रंट पर जो है भाजपा जो है फेल हुई है। 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी, 25 करोड़ होनी चाहिए, बिल्कुल फेल। ठीक है, इनका जो है डर का कारण यही है कि इन्होंने डरे हुए इस टाइम अंदर से। कभी दरगाह पे जा रहे हैं, जोशियों को बुला कर पूछे भाई मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। इनको एक डर ये भी है कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इनकी काली फाइलें खुलेंगी और सब कुछ बाहर आ जाएगा। जबकि इन्होंने 2 जगह सिलेक्टेड एरिया में आग भी लगवा चुके हैं, वित्त मंत्री के दफ्तर में और गृह मंत्री के दफ्तर में। लेकिन कहते हैं ना, जो कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, वो ढूंढ लेगी कांग्रेस। इंटेलेक्चुअल बहुत है इसमें, ठीक है। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, 15 लाख इन्होंने वो देने थे हर एक के खाते में, वो नहीं आए। रोजगार देने थे इन्होंने। और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो सुनिए हांडा जी, आपको थोड़ा सा रोकूंगी मैं, समय की पाबंदी होती है। मैं एक बार सबके पास आ जाऊं घूम के, फिर उसके बाद से आपको समय दूंगी पूरा मुद्दा कहने का। राजवीर रोहिला जी हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर रोकूंगी हांडा जी आपको। राजवीर जी, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है, जैसा कि बार बार सवाल उठाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप उतार ही नहीं पा रहे हैं, तो अब लिस्ट आ गई है, बधाई नहीं देंगे? मैं जी नमस्ते। हांडा जी की एक प्रॉब्लम है, ये डिबेट आपने इनसे शुरू की, परसों इनसे पूछा आपने, लेकिन ये रुदाली मारे बनना जाके घर लग गई। जब पहले आप अपने जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे दीजिए, लेकिन फिर खैर कोई बात नहीं, क्या आदत है क्या दूं, हमारी सीनियर रही है। लेकिन मैं सभी जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ। अच्छी बात है, लोकतंत्र में लिस्टें आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा मुकाबला होता है, 2, 3, 4, 5 जो भी है। जजपा की बाकी है, अभी इनेलो की बाकी है, 1-2 दिन में शायद वो भी आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या लग रहा है कि टक्कर, कितनी टक्कर कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। किरण चौधरी जो अपने वर्करों की मीटिंग बुलाई है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो 42 साल कांग्रेस में उसको दिए, उसने भी अपने वीरेंद्र के साथियों की मीटिंग बुलाई है और उनका दर्द भी सामने आ गया, वो कमिटमेंट हुआ था, ठीक है ना। और ये लोग
दीजिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं अभी भी दिखा दूंगा आपको जी, मान जाएगा रोजानी बात। मैं फैक्टर बात करता हूँ, मैं कभी दूसरे की बात। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो 10 के 10 कैंडिडेट वो मैदान में है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज भी 3-4 रैलियां थी हमारी करनाल में, गोवाना में और गुड़गांव में, ठीक है ना। तो हमारा प्रचार चरम पर है। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ सदस्य से लेके प्रदेश सदस्य के सभी मैदान में है, बढ़कर जा रहे हैं। मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें हम योगदान देने के लिए 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। उसी नारे का तो लगातार विपक्षी विरोध कर रहे हैं। फिर मिलेंगे हम लोग कांग्रेस के, उसी नारे का तो लगातार विपक्षी विरोध। अब तो ये तक कह रहे हैं कि दो फेज के बाद ही मोदी जी का नारा बंद हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 साल में विकास किया है, जो डिलीवर किया है, हम कुछ तो वोट मांगेंगे ना। इधर उधर की बात करते हैं कुछ और, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है वो अभी शहर पित्रोदा जी ने जो बयान दिया था विरासत पर टैक्स, वो एक इनका मुद्दा रहेगा। वो इस पर जवाब देना चाहिए लोगों ने। नहीं कोई माँ बाप पैसे अपने संपत्ति इकट्ठी कर ले है और वो इस पर संस्था वाले भाई वकील है, मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा बता पाएंगे उस चीज के बारे में, ठीक है ना। तो इनका जो बयान है वो बयान का जवाब देना पड़ेगा इनमें। तो कांग्रेस की मानसिकता पुष्टिकरण की, तो ये SC BC OBC माइनर OBC का जो ये आरक्षण एक विशेष धर्म को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें इनकी एक्सपोज होगी है। तो धीरे धीरे इन लोगों को जनता ने नकार रखा है। बिल्कुल अब की बार कांग्रेस हरियाणा में सुपड़ा साहब होगा तो उसकी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चलिए, अब जनता किसको नकारेगी इसके लिए 4 जून का वेट करना होगा। फिलहाल आप भी बने रहिए और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आते हुए सवाल यही करूंगी कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जैसा कि बार बार आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, भाई प्रत्याशी नहीं है, कब ऐलान करेगी? कांग्रेस को कोई सुधि नहीं है, कांग्रेस चुनावी मोड में नहीं है। तो अब चुनावी मोड में आ चुकी है कांग्रेस और ऐलान भी कर दिया है, तो क्या लगता है कितनी टक्कर देंगी? एक साथ उतार दी उन्होंने 8, कितनी टक्कर देंगे इन लोगों के प्रत्याशियों को? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट आपका कॉल है। ज्योति, हेलो जी, हेलो, आ रही। ज्योति जी देखिए, अभी कांग्रेस ने जो है कि अपने उतारने का जो है काम किया है और ये उतारने भी थे, तो लेकिन देरी इस बात की थी कि जो जनता के बीच के अंदर एक मैसेज है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है कि मिला हुआ है और यहाँ पर जो है कि एक मैच फिक्स का जो है कि मामला सामने है कि उनको जो है कि रोहतक चाहिए और रोहतक के बदले करनाल की सीट के ऊपर जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है बहुत ही कमजोर कैंडिडेट दिया है। और यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और जो विजेंद्र सिंह जी थे और इसलिए ज्वाइन किया कि हिसार से जो है कि वो लोकसभा का चुनाव जो है कि वो लड़ेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर वो सांसद थे वहां पर। और हुड्डा ने जो है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी दरकिनार करते हुए वहां पर जेपी जी जो उसकी बात करता अर्चन और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो एक हिसाब से वो सांसद बने थे और वो जिसके भी साथ गए उन्होंने धोखा देने का काम किया है। दूसरा जो है कि यहाँ पर किरण चौधरी जी हैं और जो अपनी बेटी श्रुति के लिए जो है कि वो भिवानी और महेंद्रगढ़ से जो है कि टिकट मांग रही थी, तो हुड्डा साहब ने उसको भी दरकिनार करते हुए जो है कि वहां से अपने चहेते रावदान सिंह को जो है टिकट देने का जो है कि वो काम किया है। तो कहने का भाव यह है कि आज ऐसा लग रहा है जनता जो है कि अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि जो कहती थी कि भी बीजेपी के खिलाफ जो है कि जो इंडिया गठबंधन जो तैयार हुआ है, तो इंडिया गठबंधन जो है कि वो बीजेपी का मुकाबला करेगा, लेकिन आज जो कैंडिडेट यहाँ पर सामने आए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा लगता है कि शायद जो है ये बेड़ा पार जो है कि मुश्किल हो, लेकिन जनता की एक आवाज है कि हमें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसा जो है कि वो दबंग व्यक्ति चाहिए कि जो विधानसभा के अंदर जो है कि जनता की आवाज। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ करके कुछ सीटों पर चाहे करनाल कहे चाहे हिसार करे कमजोर प्रत्याशी उतारे गए हैं ताकि हार जाए, जी। ताकि बीजेपी की जीत हो जाए। हाँ, ताकि बीजेपी की जीत हो जाए। और इसलिए तो आप अपने आप को रेस में नहीं रखते क्या? क्योंकि आप भी तो उतारेंगे। सुनिए, हम रेस में हैं और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का भी जो है कि भ्रम की बात नहीं है, क्योंकि आज जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो है कहा, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हम झोला लेकर के आए, हम फकीर लोग हैं और हम झोला
उठा करके जो है कि चले जाएंगे। लेकिन आज जनता जो है कि पूछ रही है, झोला उठाकर जाने से पहले गंगा में तैरती लाशों का हिसाब दो। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी से जो है कि कोरोना में मरने वालों का हिसाब दो। और जो है कि पीएम केयर फंड का जो है कि हिसाब दो। आरबीआई की नोट छापने वाली मशीन से कितने नोट छपे और कितने बैंकों में जो है कि पहुंचे, इसका हिसाब दो। नकली दवा बनाने वालों से कितना पैसा लिया और कितने मरे, इसका हिसाब दो। किसानों की मौत का हिसाब दो। देश नगर शहीद ये कि हेमंत करकरे की मौत का हिसाब दो। देश का आगे मुद्दों पर बात करेंगे मुद्दों पर बात आगे करेंगे मुद्दों पर बात। कुटेल साहब, एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, पहले तो आपको भी बधाई, आपने भी प्रदेश अध्यक्ष चुना है, उसके लिए आपको बधाई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, आप लोगों के सवालों का जवाब एक तरीके से दिया है जो लगातार आप लोग उठा रहे थे। लेकिन ऐसे में आरोप लग रहा है कि इस पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट में हुड्डा गुट का दबदबा है। इनेलो कहती है कि जानबूझ करके कमजोर प्रत्याशी उतारे गए हैं ताकि बीजेपी की जीत हो जाए। क्या आपको भी इस तरीके का कुछ लगता है? जेजेपी क्या सोचती है? ज्योति जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और मेरे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं इनको मेरा नमस्कार। आपका चैनल सुनने वाले हरियाणा वासियों को भी मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने आखिरकार अपने प्रत्याशी उतार ही दिए। कांग्रेस ने कहा प्रत्याशी उतारे। बहस की शुरुआत करते हुए हांडा जी ने कहा था कि 372 आवेदन हमारे पास आए थे, 8 टिकटें इन्होंने बांटी हैं। ये कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, ये भारतीय जनता, ये कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, ये माननीय हुड्डा जी के उम्मीदवार हैं। आप लिस्ट को जरा गौर से पढ़िए, आपको पढ़ने के बाद में क्लैरिफाई हो जाएगा। तो मैं हांडा जी को और हुड्डा साहब को बधाई देता हूं कि आखिरकार उन्होंने अपने कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश में उतार दिए। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, मैं इत्तेफाक रखता हूं, जैसा कि लोकदल के प्रवक्ता ने अभी बताया कि जिस तरह से माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में प्रत्याशी उतारे हैं, अपने आप में आज हरियाणा प्रदेश में चर्चा का विषय रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और हुड्डा साहब में मैच फिक्स है। और उस मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मैं भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहने वाला हूं। वहां पर सबसे ज्यादा जो वोट मतदाता है वो जाट है, सेकंड नंबर पर जो मतदाता है वो यादव मतदाता है। वहां ऑलरेडी जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को टिकट दी हुई थी जो यादव बिरादरी से आते हैं, लेकिन वहां पर जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की नियत से और राव दास सिंह को टिकट देना अपने आप में साबित करता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। दूसरा उदाहरण मैं इसी बात का देना चाहूंगा कि 10 साल में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के सामने जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है उसको राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, और ऐसे प्रत्याशी को उतार करके इन्होंने साबित किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए मैच फिक्सिंग में लगे हुए। तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जिस तरह से चौधरी बंसीलाल जी की पोत्री आदरणीय श्रुति चौधरी और सर छोटू राम जी के पोत्र विजेंद्र जी की टिकट काट करके एसकेआर ग्रुप को जहां धाराशाही करते हुए बर्फ में लगा करके अपने बेटे की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश माननीय भूपेंद्र हुड्डा ने की है, और उसने कांग्रेस का काम तमाम किया है। ये अपने आप में, ये तीनों बातें अपने आप में साबित करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए ईडी और सीबीआई के डर से उनके इशारे पर काम करने में लगे हुए हैं। और मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, जैसे कि हांडा जी शेरो शायरी के माध्यम से शुरुआत कर रही थी, मैं अपनी बात का खात्मा और आपसे विशेषकर ज्योति जी निवेदन करना चाहूंगा कि ये मेरी बात एसकेआर ग्रुप तक पहुंचनी चाहिए। मैं उन्हीं के लिए शेर अर्ज करता हूं कि कोई मौसम हो दुख में सुख में गुजारा किसने किया है, कोई मौसम हो दुख में सुख में गुजारा किसने किया है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा किसने किया है, किरण जी, शैलजा जी, सुरजेवाला जी, इनके लिए कह रहा हूं कि घर की रात बाद में देखना, पहले ये देखो घर को फूकने का इशारा किसने किया है। तो उनको धराशायी कर दिया हुड्डा साहब ने, और ये सब फिक्सिंग के तहत हुआ। ठीक है, चलिए अजय जी, लौटूंगे आपके पास, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है। आऊंगे हांडा जी, माफ कीजिएगा, आऊंगे हांडा जी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। इसके बाद उसने उस नोट को तोड़ मरोड़ कर खराब कर दिया और फिर वही सवाल पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। फिर सबके हाथ ऊपर उठ गए। तीसरी बार उसने उस नोट को जमीन पर गिराकर अपने जूते से उसे रगड़ दिया और फिर वही सवाल दोहराया कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। स्वाभाविक इस बार भी सभी के हाथ उठ गए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, रुपया रुपया ही रहता है, चाहे इसे कितनी भी बार गंदा करो तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसी तरह जीवन में हम भी अपने गलत डिसीजन के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार पिसते हैं, गिरते हैं, निराश हताश होते हैं, अपना संतुलन या कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम होने ना दें, अपना हौसला बरकरार रखें और सर्कमस्टांसेस का डटकर मुकाबला करें तो एक बार पुनः सूर्य उदय होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से मुकाबला करने का हुनर होगा। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। तमाम सारे सवाल हैं जिससे माहौल गर्म हो रहा है। हांडा जी, हुडा गुट की लिस्ट जारी हो गई है, हुडा के प्रत्याशी जारी हो गए हैं, हुडा गुट का दबदबा है इस लिस्ट में। इन तमाम सारे विपक्षियों के सवालों का जवाब कैसे देंगी? हमारे पंजाबी में एक कहावत है, ना तत्ते मान ना ठंडे मान। मतलब कि चुनाव प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर किए तब इनको तकलीफी प्रत्याशी नहीं है, अब डिक्लेयर करके तो इनको कमजोर नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है इनकी आई साइट कमजोर है, इनको चेक करानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो आप कहते हैं बिन बुलाए तो बिरयानी खाने आपके आका गए थे रोहिला जी, मुद्दों की बात नहीं करते। आपके 205 लाख नहीं, मुद्दों पर बात करेंगे आप सुनिए तो पूरे पहले बात खत्म करने दीजिए, मेरे को भी अपना पॉइंट रखना है प्लीज ज्योति जी। नहीं, पॉइंट आप रखिए, पर जिस पॉइंट पर डिबेट हो रही है वो पॉइंट तो रखे ना पहले, इस पर आएंगे हम। मैंने आपको दिया उदाहरण पंजाबी का, ना तत्ते मान ना ठंडे मान। पंजाबी कहने की मतलब ना इधर इनको तसल्ली ना इनको उधर तसल्ली। नहीं, थोड़ा सा स्पष्टीकरण तो आपको देना होगा ना। करनाल सीट से पूर्व सीएम है, दिग्गज नेता है बीजेपी के, वहां से एक छात्र संघ के नेता को उतारना नहीं, ये ऐसा है ज्योति जी, हमारे आला कमान का विषय है ये। आला कमान ने तय करें, जो उन्होंने तय किया वही एक्सेप्ट होगा। बहुत मंथन किया है हमने, इतने टाइम से सबको तकलीफ थी, खलबली थी, हड़बड़ी थी कि भैया इनके हम प्रत्याशी क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहे, अब हो गए तब भी इनको चैन नहीं है। खैर वो मैंने आपको जवाब दे दिया इस बात का। कोई हमारे कमजोर प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ कमजोर निगाहों वालों को कमजोर नजर आएंगे। और मैं बताना चाहूंगी, ये जो कह रहे थे जेजेपी सुप्रीमो चाहे INLD के सुप्रीमो, दोनों 10-10 साल की जेल काट के आए हैं।
ठीक है, तो आप हमें तो किस बात पढ़ाए ना कि कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है, और हमें तो आप पे ही फूट हो गई। अब शायद मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे, कुछ कह नहीं सकते। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि भाई जरा आप बता दो, कोई आपने 2 चीजें सस्ती की हो, पेट्रोल पर आपने टैक्स लगाई, जीएसटी लगा, डबल टैक्स लगाकर आपने 50% हरियाणा के जो है उद्योगों को बंद कर दिया। नॉट ओनली दिस, न सिर्फ ये बल्कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगनी थी और इवन की महाराष्ट्र की इंडस्ट्री उठा के कहाँ ले गए, गुजरात में, सिर्फ गुजरात में। इसको कहते हैं क्षेत्रवाद, ठीक है। और मैंने पूछा 100 स्मार्ट सिटी बनने से, बुलेट ट्रेन बननी थी, 15 लाख के खाते में आने थे, किसानों को एमएसपी मिलनी थी, कानूनी गारंटी मिलनी थी, किसानों को मारा आपने 750 किसानों की हत्यारी आपकी सरकार। उसके बाद 4 मारे जिसमें जजपा भी शामिल थी, आपने भी कोई विरोध नहीं किया। पहलवान बेटियों की बात कर लीजिए, खेल कोच की बात कर लीजिए, मणिपुर में नग्न करके परेड कराई गई हमारी महिलाएं, आपके साथ थे, आपने भी विरोध नहीं किया, ना आप में से कोई किया। हमारे राहुल जी गए मणिपुर उनके दर्द को पूछने के लिए। मतदान हो गया मणिपुर में, अच्छा खासा प्रतिशत है, 4 जून का वेट करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, आप मेरी पूरी बात खत्म होने दिया कीजिए, जो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं पूछ रही, इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई थी, वो कहाँ गई? क्या कोई वो ऐसा था पैकेज थी गोल्ड करके उन्होंने अपने ऑफिस में रखी है? प्रधानमंत्री ने हर फ्रंट पर फेल है, चाहे इनके प्रधानमंत्री जो खुद भ्रष्टतम प्रधानमंत्री, दुनिया के भ्रष्टतम प्रधानमंत्री, अब इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, बातें नहीं मिल रही हैं। लोग पूछ रहे हैं मुद्दे कहाँ है, भाई अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, तो मंगलसूत्र पे आ जाते हैं। इन्होंने अपनी बीवी का यशोदा बहन के मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी। हमारी लो स्त्री ने अपना मंगलसूत्र दहन कर दिया था जब देश में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। और दूसरी बात बताना चाहूंगी, हमारी सोनिया गांधी जी, जिनको ये इटालियन कहते हैं, जो किसी भाषा से बात करते हैं, उन्होंने भी अपना मंगलसूत्र देश में कुर्बान कर दिया। उन्होंने ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा मंगलसूत्र। अच्छा सुनिए, फिर एक सवाल तो सुनिए मेरा। संपत्ति के नॉलेज ज्योति जी, संपत्ति के लिए जो राहुल जी ने कहा था, जो ये फालतू की हवा फैला रहे, गंदी बातें फैला रहे प्रधानमंत्री, मानसिकता ऐसी है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी सारी संपत्ति बेच के पाकिस्तानी को दे देगी, उनके 10 बच्चे पैदा हुए हैं। तो खुद तो इनके घर में 6 बच्चे हैं, 7 अमित शाह के घर में हैं। हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर 14वीं संतान वो थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी 8वीं संतान से अपने माता पिता की, तो वो क्या ये उनको भी वो कहेंगे? 1 मिनट जरा रुक जाइए, ठीक है। तो इनको मंगलसूत्र की बात पे आ गए हैं। और राहुल जी ने ये कहा था, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी गलत लोगों ने ली हुई है, उसको देकर हम गरीबों को में बांटेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा मुसलमानों में बांटेंगे। ये इनकी सोच ऐसी है, इनको लगता है मुद्दे घुमाओ फिराओ, जनता को फिर बेवकूफ बनाओ। अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। और वैसे भी हम आपकी डबल अच्छा ठीक है, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है आंडा जी, मौका दूंगी आपको दोबारा, आप क्यों परेशान हो रही, दोबारा दूंगी मौका। वो जवाब दे रहे रोहिला जी, कुछ एक बार जवाब सुन लीजिए, भी छोटा सा सवाल है आपके लिए। मैंने बातें की है तो रोहिला जी अपनी बात रखिए। ने कभी भी संविधान में ये नहीं लिखा था कि भाई धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाएगा। ये परिपाटी इन कांग्रेसियों ने शुरू की। तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में SC/BC OBC ये धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देने का काम इन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता इस चीज का विरोध करता है और हम विरोध करते रहेंगे। हम जनता में इनकी सच्चाई एक्सपोज करते रहेंगे। ये होगी बात आरक्षण पे जो इन्होंने किया है। दूसरी बात, सैम पित्रोदा ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि विरासत पर टैक्स लगना चाहिए भारत में। क्यों भाई? बोल, मैं वीडियो दे दूंगा आपको। उन्होंने बेशक अमेरिका का हवाला दिया है, लेकिन 55% सरकार की चली जाएगी। क्यों चली जाएगी भाई? जब मैंने कोई 10 रुपए अपने बच्चों के लिए कमाए हैं, या जो दूसरे प्रवक्ता साथी हो सकता है कमल हन्ना जी का बड़ा दिल हो, भैया गरीबों में दे सकती है, मुस्लिमों में दे सकती है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 10 साल में काम किए हैं, जो मोदी जी का पूरे विश्व में नाम हुआ है, आज मोदी जी के नाम से सर पर कांपते हैं विदेश, जहाँ पहले सम्मान नहीं था। आपके जो राशिद अलवी है, वरिष्ठ नेता रहे आपके, उसका वीडियो भेज दूंगा आपको। उसने खुद पैरवी की है कि मुस्लिमों को दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए भाई? संपत्ति देश की है, ऐसे किसी को धर्म के आधार पर कैसे दे सकते हो आप लोग? जो आपकी मानसिकता है वो एक्सपोज हो चुकी है पूरे देश में। आप लोगों का कुछ होने वाला है नहीं। हरियाणा में जो आपने टिकटें बांटी है, सारे फ्यूज बल्ब है, बिल्कुल कोई जीतने वाला नहीं है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छे माध्यम से जीतेगी। और कर्नाटक में जो आप कह रहे हो, कर्नाटक में आपकी जमानत जब्त होगी, 4 तारीख को फिर मिलेंगे हम लोग। यही
ठीक है ना। और जो रोक कर रहे हैं वो भी जमानत जब्त होगी, जनता के हाथ में छोड़ देते हैं, जनता के हाथ में छोड़ देते हैं फिलहाल। हांडा जी, छोटा सा प्रश्न है और भी मेहमान वेट कर रहे हैं, छोटा सा जवाब चाहूंगी। ये सब कोशिश जो हो रही है वो शैलजा यानी एसआर के गुट को खत्म करने की हो रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है, अन्य दलों का। नहीं, विपक्ष का तो देखो काम चर्चाएं और झूठ फैलाने के सिवा इनका और कोई काम है ही नहीं है। वैसे भी झूठ फैला रहे थे, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। तो सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है बता दीजिए। सुनिए, कभी राहुल जी को लेकर, कभी प्रियंका जी को लेकर, ये उनकी परछाई का कोई नहीं छोड़ सकता। भाजपा का एक भी आदमी, एक भी प्रवक्ता या इनका नेता जो केंद्र में भी सबसे बड़ा बैठा है, जो क्या कहूँ मैं, भ्रष्टतम गिरोह का सरगना है लुटेरों का, जो उसके वो हमारे राहुल जी की परछाई को या हम अजय जी ने 3-4 फैक्ट रखे थे, अभी 3-4 कारण बताए थे, उन पर क्या जवाब देंगी? चाहे ब्रजेंद्र की बात हो, चाहे श्रुति चौधरी की बात हो, चाहे किरण चौधरी की बेटी की बात हो, या फिर उन पर क्या जवाब देंगी? इन पर छोटा सा जवाब। मैंने जवाब दिया ना, मैंने आपको बताया था हमारे पास 362 आवेदन आए थे ज्योति जी, जिसमें 10% 36.2 पर सीट के लिए आए थे, जबकि हमारी 9 सीट है, एक हमारे की है, हमारे गठबंधन की है, ठीक है। और उसमें से भी हमने जो है एक करना था, वो भी हमारा हो गया था। वो हमने जब डिक्लेयर करना, कल रात को ही जो है साइन हुए वेणुगोपाल जी के, तो हुआ है। तो बाकी जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, आलाकमान ने तय करना कर दिया तय। दूसरी बात, बाकी 35 लोगों ने तो नाराज होना था, तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है ना। बल्कि मुझे लगता है जो समझदार होंगे वो ये भी सोचेंगे कि नहीं, जिसमें स्टेट का भला है, जिसमें देश का भला है, वो हमें, इसीलिए हमें सशक्त उतारे, इनको कमजोर नजर आ रहे हैं। अब इनकी क्या बोलूं मैं, वो क्या बोलूं मैं, जब रोगी रोग कोई मानने को तैयार नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं है, इनको कोई बीमारी है झूठ बोलने की और कांग्रेस पर उंगलियां उठाने की, इनको ये बीमारी है तो मैं इसका इलाज कैसे करूं, ये मानने को तैयार। अच्छा चलिए ठीक है, आप बोल ही रही है तो एक मैं अजय जी से रिएक्शन लूंगी। सरकार तो आप चलाते हटे हैं और INLD वाले भी सरकार चलाते हटे। सुनिए ना सर, माफ कीजिएगा हांडा जी, मैं अजय जी के पास जा रही हूँ, रिएक्शन ले ले, लेकिन छोटा सा सवाल। ईवीएम को लेकर के जो सवाल लगातार उठाया जाता है, आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई धांधली नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ईवीएम से ही चुनाव होंगे, वीवीपैट से 100% मिलान संभव नहीं है। तो ये जो लगातार सवाल आप उठा रहे हैं, तो एक बड़ा जवाब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसका भी जवाब दे देती हूँ मैं आपको, 2-3 जगह के एग्जांपल दे देती है। तो वो मध्य प्रदेश में हुआ, जहाँ पर वीवीपैट की मशीनें खोलकर पर्चियां बदली गई, वो भाजपा के ही लोग कर रहे थे, ठीक है। एक जगह एक बड़ी हास्यास्पद बात, गुजरात में हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसने 4-5 लोगों के साइन किए और 5-6 इंडिपेंडेंट भी खड़े थे और एक भाजपा का था, वो बिना चुनाव लड़ाई जिता दिया उसको कि देखो जो हमारा GDL कांग्रेस का सस्पेंड कर दिया। ये चालें चल रहे हैं, जिसे कहते हैं घटिया चालें चल रहे हैं, नीच चालें चल रहे हैं, इनको और कुछ नहीं आता। और आपको बताओ सुप्रीम कोर्ट, चलिए ठीक है, एक बात और, समय की कमी, बहुत समय मैंने आपको दिया, समय की कमी, लौटूंगी, पक्का लौटूंगी, समय बचेगा, लौटूंगी आपके पास। लेकिन अजय जी इनके सवालों का जवाब देते हुए रमेश खटक पर मेरा प्रश्न है, कितना टिक पाएंगे अशोक तंवर के सामने कहें, चाहे कुमारी शैलजा के सामने कहें? अजय जी। ज्योति जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं हरियाणा की राजनीति की आप वाकिफकार हैं, और ये कहना बेईमानी नहीं होगा कि राजनीति में स्थानीय मुद्दों के अलावा जातिगत समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के प्रत्याशी एक समुदाय से हैं और खटक साहब को जो हमें टिकट दी है वो दूसरे समुदाय से हैं, तो इन हाथ में खटक साहब बड़ी मजबूती से इन दोनों का मुकाबला करेंगे। और 4 तारीख को मैं उम्मीद करता हूं कि जब रिजल्ट आएंगे तो आपकी स्क्रीन से जो पहला स्क्रीन पर वो चलेगा वो ये आएगा कि जननायक जनता पार्टी का पहला प्रत्याशी सिरसा से जीता। ये खबर आपके टीवी पर मुझे देखने को मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सेकेंडली हांडा जी सुन लीजिए, मत बोलिए प्लीज। हांडा जी सुन लीजिए। हांडा जी आज डिबेट से बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार उन्हें घुमा फिरा करके डिबेट पे लाने की कोशिश कर रहे हो, वो डिबेट छोड़ करके भाग रहे हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आज डिबेट है कि हुड्डा साहब ने जो प्रत्याशी किए हैं और उनका ये जवाब नहीं दे पाए। आज के जो प्रत्याशी डिक्लेयर हुए, निश्चित रूप से हुड्डा साहब कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में पसंद कर देना चाहते हैं और सिर्फ अपने पुत्र की राजनीति को मोह में पागल होकर के इस तरह के फैसले लिए जा रहे। ये हरियाणा
के लिए नुकसान है, कांग्रेस के लिए तो 100% नुकसान है। और हांडा जी, शायरी करने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, आपने शायरी में बड़ा गलत शब्द यूज किया बीजेपी वालों के लिए कि अब हम इनको ठोक देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की भाषा आपको यूज नहीं करनी चाहिए। आपसे उम्मीद नहीं करता, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता। ये क्या क्या बोलते हैं हमारी पार्टी के लिए, आपको नहीं पता है? आपको काम बड़ा दर्द आ रहा है इसका। ये हमारे लिए क्या क्या बोलते हैं? मैं सभी के लिए कहता हूँ, आप और हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह की भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। शेर है वो मैंने बोला, सुन तो लीजिए। 15 सेकंड में जवाब खत्म कीजिए अपना। अजय जी, हांडा जी सुन लीजिए प्लीज। मैं ज्योति जी इसी एक शेर के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और वो भी हांडा जी के लिए है कि ताउम्र एक ही गलती करते रहे। अच्छा, ताउम्र एक ही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और तुम आईना साफ करते रहे। अगर संसद के साथ चलते, पार्टी इकट्ठी होकर के चलती तो तुम्हारे लिए कुछ उम्मीदें थी, लेकिन आज हुड्डा साहब ने जिस तरह से टिकट डिक्लेयर करके और कांग्रेस की सारी मुद्दों को धराशायी कर दिया। ठीक है, जवाब दूंगी, सभी से लूंगी मैं रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कृष्ण कुटेल जी भी बने। कृष्ण कुटेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। संदीप लोड कितनी टक्कर दे पाएंगे? जैसा कि सवाल मैंने अजय जी से पूछा था, संदीप लोड कितनी टक्कर दे पाएंगे? चाहे रमेश खट्टक की बात करें, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, चाहे अशोक तंवर की बात करें। देखिए, यहाँ पर एक सिरसा लोकसभा की ही बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात है, क्योंकि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो चौधरी देवीलाल जी की नेतृत्व और ओम प्रकाश चौटाला जी के जो अनथक प्रयास इस हरियाणा प्रदेश को बनाने के अंदर रहे हैं, तो उनको लेकर के जो कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो मैदान में है। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर जो है वो जनता के मुद्दे उठाने का काम उन्होंने किया है, और किसानों के पक्ष के अंदर जो है कि रिजाइन दे करके जो है कि उन्होंने इस पूरे देश के अंदर एक ऐसा काम किया, किसी ने भी जो है कि विधानसभा से जो है कि कोई भी पत्र नहीं दिया है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि किसानों के हितों के लिए जो है कि उन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दे करके जो है कि ये साबित किया है कि वो किसान और कमेरे वर्ग से संबंधित है, और उनकी बात को जो है कि वो आगे लाने के लिए जो है कि उनके मान सम्मान के लिए जो है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ जो है कि चुनाव लड़ी हुई है। और जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट उतारने का जो काम किया है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ तो आप ही के लिए अच्छी बात हो गई ना, के अंदर इंडियन तो आप नेशनल ही के लिए अच्छी बात लोकदल हो जो है कि अपना परचम फहराने का काम करेगी, और आज सीधे तौर पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मुकाबला है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। ठीक है। शर्मा जी अपना रिएक्शन जल्दी से दीजिए, उसके बाद से हांडा जी आपके पास आऊंगे। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, रोहिला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ इनसे, हांडा जी से, बड़ी चेहरे शायरी मतलब काम नहीं सीधी बात है, जमीनी कार्यकर्ता हम लोग काम करने वाले। क्या रणदीप सुरजेवाला हिसार में वोट मांगने आएंगे जयप्रकाश की? मैं मान जाऊंगा आपको आपकी पार्टी इकट्ठी है। क्या रणदीप सुरजेवाला रोहतक आएंगे दीपेंद्र हुड्डा की वोट मांगने के लिए? मैं मान जाऊंगा आपकी पार्टी इकट्ठी है। क्या रणदीप सुरजेवाला सोनीपत आएंगे दस्ताल कर्मचारी की वोट मांगने? मैं मान जाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी पार्टी के अंदर का जो मामला है। लेकिन जो लोग इस कांग्रेस को जिसने 50-60 साल देश को लूटा है, आज 10 साल में ये लोग पैरों पे आ गए, इनके सत्ता चाहिए इनके, इसलिए अमेरिकन अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें लाई है जो कभी भी स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, आने वाले समय में जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। और जो इंडियन नेशनल लोकदल वाले मेरे साथी सीनियर है, कभी कभी अपना आपका खो देते हैं। आप अपना सिंबल बताने की लड़ाई में फेमस, और कहीं आपका कोई वजूद नहीं है, ठीक है ना? तो आपको भी पता आपकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। अच्छा, और जनता के कारण क्या बोलूं, तो दादा को तुमने बोल रखा है, तो क्या बोले? तो जनता ने भी उसको पूरी तरह ठिकाने लगा दिया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जेजेपी भी बहुत मजबूत कैंडिडेट उतार रही है। मोदी जी शपथ लेंगे। जेजेपी भी मजबूत कैंडिडेट उतार रही है।
और पूरा दावा कर रही है कि इस बार तो हम भी लेके जाएंगे ही 4-5 सीटें। अब फिर मैंने बोला तो इनसे सवाल पूछ लो एक बार, भाई क्या रणदीप सुरजेवाला रोहतक आएगा? ये सब एक दूसरे को ठिकाने लगाएंगे। अब किरण चौधरी जी अपने वर्करों की मीटिंग बुला रही है। नहीं, जेजेपी की बात मैंने की, खैर ठीक है। ये मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं है, ये टिकट करने के बाद की मीटिंग है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी मीटिंग बुला रहे हैं, वीरेंद्र सिंह के साथी, तो वो भी तो कुछ फैसला लेंगे ना। ठीक है, तो सब सामने आएगा। रिजल्ट में तो मतलब सब ठीक ही जाएगा भाई किसने किसका खाता निकाला। ठीक है रोहिला जी, ठीक है रोहिला जी। हांडा जी दीजिए अपना जवाब, जल्दी खत्म कीजिएगा। चौधरी जी ने ये बोला कि आईना साफ करें तो वो मिट्टी चेहरे पर बुलिए। मैं आपको ये बता दूं, काली तो भाजपा जजपा पर फूटी है जो 4.5 सालों में हमने प्रदेश को लूटा। ठीक है, पहली बात, काली आप लोगों के चेहरे पर फूटी है क्योंकि ना आप पहलवान बेटियों के साथ खड़े हुए, ना आप किसानों के साथ खड़े हुए। 750 किसानों की हत्यारी, और अभी 4 किसान भी आपने और मारे, गोलियां मारी, अभी भी धरने पर बैठे किसान, और आप कहते हैं हमने काम किए। देशद्रोहियों का साथ देने वाले आप थे। और आपके जो दुष्यंत चौटाला है, उनके पिताजी क्या अपने पुत्र को नहीं लेके आए? मुझे बताएंगे जरा, दुष्यंत चौटाला किसके पुत्र हैं? और चौधरी देवीलाल किसके पुत्र हैं? क्या वो नहीं है वंशवाद? क्या वो अपने बच्चों की राजनीति नहीं चमकाना चाहते? बड़ी तकलीफ है इनको, क्योंकि वो शौक बता रही हूँ मैं, बीच में मत बोलो ना, जवाब दे दी ना, चुप करके सुनने का सबर भी रखो। तुम्हें भी सबर सुना दे रही हूँ, चुप होकर सुनो बारी बारी से दूंगा। मेरे को जवाब देकर मैं मान जाऊंगा आपको। मैं चुप हो रहा है, चुप हो रहा। ठीक है रोहिला जी, ले रही हूँ जवाब। किसानों को आपने मारा, ये कहते हैं हमने रिजाइन करा। एक एमएलए ने रिजाइन करके क्या झंडे गाड़ दिए? क्या हमने पहलवान बेटियों को न्याय दिलवाया? किसानों के लिए क्या आप खड़े हुए? नहीं खड़े हुए आईएनएलडी वाले। दूसरी बात, ये कहते हैं कि क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला दीपेंद्र हुड्डा के लिए वो करेंगे प्रचार? तो दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। आपको क्या लेना देना है? हमने आपसे पूछा कि अनिल विज का प्रचार कौन करने जाएगा, जो कह रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अरे आपने पूछा ना, आपने पूछा, बार पूछा आपने। शुरू में अनिल विज जी का जिक्र किया तो पूछा ही नहीं है। क्या किरण चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार करने जाएंगी? बताइए ना आप, क्या किरण चौधरी जाएंगी? सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार प्रचारक आपके हुए, आपके हरियाणा के गद्दार नेता जिनको आपने ठिकाने लगवा दिया। नायक सैनिक के लिए ये तो बता दो। क्या किरण चौधरी जेपी का प्रचार करने इशारा रहेंगी जबकि लोकसभा दोनों करती है? चुनाव से पहले बदल दिया। चलिए रुकिए, दोनों जने थोड़ा सा रुकिए, दोनों जनों को थोड़ा सा होल्ड करूंगी। अजय जी अपना रिएक्शन दीजिए। कमल हांडा जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उनसे सवाल पूछे, उनका जवाब देने की बजाय वंशवाद पर चली गई। वो कह रहे देवीलाल जी के बेटे ओम प्रकाश जी थे, ओम प्रकाश जी के बेटे फला है, दुष्यंत जी में वंशवाद है। आप ये क्यों नहीं बताते कि हुड्डा साहब रणवीर जी हुड्डा के बेटे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसके पोते हैं? आप नहीं बताएंगे। इस तरह के कभी कभी यूं भी जिनको बनाया है, जो बात खुद नहीं समझे वो औरों को समझाया है। दूसरी बात, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किरण जी ने कल अपने वर्करों, कांग्रेस के वर्करों की नहीं, उन्होंने बयान ये आया है कि उन्होंने अपने वर्करों की मीटिंग भिवाड़ी में बुला ली है। और 28 तारीख को बोलिएगा। 28 तारीख को वीरेंद्र जी ने अपने वर्करों की मीटिंग जींद में बुला ली है, सुरजेवाला ने अपनी वर्करों की मीटिंग बुला ली है। तो एसकेआर की लड़ाई, हुड्डा एसकेआर की लड़ाई और सड़क पर आई और नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इनकी जूतियों में छीन बचने वाले, इनके हालात बड़े पतले होने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री आपने जज्बा भजबा भाई थे ना देश से हांडा जी, आप हर कोई मुद्दा चाहे कुछ भी हो, आप तो न आने की बजाय पिछली डिबेट की कैसेट भेज दिया करो, क्योंकि बोलने आपको वही बातें हैं। मुद्दा कुछ भी हो, बोलेंगे लड़ाई भाई मंगलसूत्र फला जिक्र, तो एक सीडी भेज दिया करो और किसी भी टीवी चैनल में, ताकि वो सीडी आपकी चला दे। मुद्दों से दूर जाकर के फैसला किया करो। चलिए ठीक। यहाँ पर रोकूंगी सभी को। कृष्ण कुटेल जी अपना फाइनल कमेंट दीजिए डिबेट पे। हांडा जी रुक जाइए थोड़ा सा। काफी समय तक कांग्रेस ने देश और प्रदेश के ऊपर शासन किया और भारतीय जनता पार्टी जेपी 10 साल से और 9.5 साल से जेपी को शासन कर रही है। जनता अच्छी प्रकार से जानती है इनके शासन से। इन्होंने बहुत घोटाले किए हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है।
अगर कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी साफनाथ है। जनता जो है कि अच्छी प्रकार से समझ चुकी है और इस चुनाव के अंदर जो है दोनों को जो है कि जनता पटखनी देने का काम करेगी। इन्होंने जो जो काम किए हैं और जनता जो है कि अच्छा सबक सिखाने का काम करेगी। संसद का जो है कि मुंह नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये मिली भगत करके जो कैंडिडेट उतारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि लोगों को जो है कि वो दलने का काम किया है। यहाँ पर जो है कि वो स्थितियों की लाठी का जो है कि जो लाठी की जो मार जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर हुई है तो वोट की चोट से जो है कि वो बदला लेने का काम करेगी। ठीक है रोहिला जी, नागनाथ साफनाथ वाली बात का जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट आपका। ये बता देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, भर्ती घोटाले में भीतर गए थे आपके नेता, संबंध नेता थे टोटल, वो आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे। ठीक है ना, जो भ्रष्टाचार जो दबंगई आप लोगों ने की, आप लोगों को 20 साल से सत्ता से बाहर हरियाणा की जनता ने कर रखा है। हरियाणा की जनता ने 20 साल से आप लोगों को बाहर कर रखा है सत्ता से। जो दबंगई जो गुंडागर्दी आपके राज में थी, समय की ठीक है ना, तो जनता ने आप लोगों को बंद रखा है। सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज हो चुके हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुए। वहीं इस बीच हरियाणा के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।